हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे चैनल लर्न बायोलॉजी में। डियर फ्रेंड्स, आज हम जूनियर सुपर टेट के साइंस सब्जेक्ट के अंतर्गत जीव जगत के पार्ट सेकंड को देखेंगे। इससे पहले हम पार्ट 1 कंप्लीट कर चुके हैं, जिसमें हमने एनिमल्स का क्लासिफिकेशन देखा था। आज हम प्लांट्स की क्लासिफिकेशन को देखेंगे और बहुत जल्दी से चीज़ों को समझते हुए कवर करेंगे, क्योंकि ये एक रीडिंग वीडियो होने वाला है जिसमें आपको सिर्फ पुरानी चीज़ों को रिकॉल करना है, याद करना है। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। अब हम पौधों का वर्गीकरण देखेंगे। मैं पहले बता चुकी हूँ वर्गीकरण करने की ज़रूरत हमें क्यों पड़ी, ताकि हम चीज़ों को आसानी से समझ सकें, उनकी स्टडी को इजी बनाया जा सके, इसलिए वर्गीकरण करने की ज़रूरत पड़ी। तो पौधों का जो वर्गीकरण किया गया वो 3 आधार पर किया गया है: पुष्प के आधार पर, आकार के आधार पर और आयु के आधार पर। एक चीज़ जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है और ये आने वाले ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आपको देखने को मिलेगी, लेकिन यहाँ पे एक रीडिंग कर लेते हैं। थियोफ्रास्टस को वनस्पति विज्ञान का जनक कहते हैं। थियोफ्रास्टस को वनस्पति विज्ञान का जनक कहते हैं। कैरोलस लिनियस को वर्गीकरण का जनक कहते हैं, मतलब फादर ऑफ क्लासिफिकेशन। और अरस्तु को जीव विज्ञान का जनक कहते हैं। तीनों ही बहुत इंपॉर्टेंट हैं। नेक्स्ट, पौधों का वर्गीकरण पुष्प के आधार पर। पुष्प के आधार पर उनको 2 भागों में बांटा गया: पुष्पी पौधे और अपुष्पी पौधे। पुष्पी पौधे जिन पे पुष्प और फल लगते हैं, ये पूरी तरह से विकसित होते हैं। इनमें तना, जड़, पत्तियां स्पष्ट दिखाई देती हैं, जैसे गुलाब, सरसों। आप ये देख रहे हैं गुलाब, सरसों, कुमुदनी, सूरजमुखी, जिन पर भी पुष्प लगते हैं वो सभी पुष्पी पादपों के अंतर्गत में आए। नेक्स्ट, अपुष्पी पौधे। अपुष्पी पौधों, अपुष्पी से ही पता चल रहा है पुष्प नहीं लगते हैं। इनमें जड़, तना, पत्ती नहीं होती है। चूँकि इसमें पुष्प कभी नहीं लगते, इसलिए फल भी नहीं लगते हैं। इसमें वंश वृद्धि पुष्प के स्थान पर एक विशेष प्रकार की रचनाओं, जिन्हें बीजाणुधानियाँ कहते हैं, से उत्पन्न होने वाले बीजाणु द्वारा होती है। अब पुष्पी पादपों में किसको रखा गया है? कवक को। शैवाल, मांस, फर्न इसके प्रमुख सदस्य हैं। याद रखिएगा, मांस एक पौधा है, मांस एक पौधा है जो वर्षा ऋतु में दीवारों पर हरी मखमल के रूप में उग जाते हैं। तो अपुष्पी पादपों में कवक, शैवाल, मांस और फर्न को रखा गया है, मतलब एल्गाई, बैक्टीरिया, इन सबको रखा गया है। नेक्स्ट, अब आकार के आधार पर पौधों को 3 भागों में बांटा गया। छोटे और, क्योंकि पौधों के आकार छोटे बड़े होते हैं, तो जो शाख जिनको शाख की श्रेणी में रखा गया, उनकी लंबाई 1 मीटर से कम होती है। इनके तने कोमल, पतले तथा कमजोर होते हैं, जैसे मक्का, मटर, पालक, ये सभी शाक की श्रेणी में आते हैं। नेक्स्ट, झाड़ी। इनकी लंबाई 1 से 3 मीटर तक होती है। ये कठोर व मजबूत होते हैं। इनका मुख्य तना स्पष्ट नहीं होता। ये अधिक शाखित होते हैं। शाखा झाड़ी वो होती है जहाँ पे बहुत सारी शाखाएं निकली होती हैं, जैसे गुलाब की झाड़ी होती है या बेर की। तो जो इसके एग्जाम्पल हैं गुलाब, करौंदा, गुड़हल। नेक्स्ट, वृक्ष। वृक्ष बहुत बड़े होते हैं। इन्होंने वृक्ष को की जो लंबाई मानी है वो 3 मीटर से अधिक मानी है। ये वृक्ष 3 मीटर से अधिक होते हैं। इनका तना मोटा, काष्ठीय, शाखित या अशाखित होता है, मतलब शाखाएं हो सकती हैं, या फिर ये बहुत लंबे जाकर केवल ऊपरी, जैसे चीड़ वगैरह के पेड़ होते हैं जिनमें शाखाएं कम होती हैं। तना बेलनाकार या बहुभुजाकार होता है, जैसे नीम, चीड़, आम, नारियल, ये सभी वृक्ष की श्रेणी में आते हैं। नेक्स्ट, आयु के आधार पर। आयु के आधार पर पौधों को 3 भागों में बांटा गया: 1 वर्षीय पौधे, 2 वर्षीय पौधे और बहुवर्षीय पौधे। 1 वर्षीय जिनमें फल, फूल, ये सभी चीज़ें कुछ महीनों में ही लग करके, सूख करके समाप्त हो जाती हैं, उन्हें 1 वर्षीय पौधों में रखा गया। जैसे चना, मटर, गेहूँ, धान, ये सब कुछ महीनों में ही तैयार होते हैं। वो मतलब इनकी बुवाई की जाती है, ये तैयार हो जाते हैं और फिर समाप्त भी हो जाते हैं। धान, मक्का, ज्वार
ये सभी 1 वर्षीय पौधे हैं। द्विवर्षीय पौधे, ये पौधे 2 वर्ष के भीतर ही अपना जीवन काल पूरा करते हैं। पहले वर्ष में पौधों में जड़, तना तथा पत्तियां पूर्ण विकसित होती हैं और द्वितीय वर्ष में इनमें पुष्पन, फलन तथा बीजों का निर्माण कर नष्ट हो जाते हैं। इस प्रकार के पौधे बहुत ही कम होते हैं। जैसे केला द्विवर्षीय पौधा है। पहले वर्ष में क्या होता है, उसमें जड़, तना, पत्तियों का विकास होता है। दूसरे वर्ष में उनमें पुष्पन, फलन और बीजों के निर्माण की प्रक्रिया शुरू होती है और खत्म भी हो जाती है। तो द्विवर्षीय पौधा केला है। नेक्स्ट, बहुवर्षीय पौधे, ऐसे पौधे कई वर्षों तक जीवित रहते हैं। इनके संपूर्ण जीवन काल में फूल, फल लगते रहते हैं। ये शाक, झाड़ी या वृक्ष तीनों ही तरह के हो सकते हैं, जैसे दूब घास, गुलाब, आम, कटहल, जो कि बहुवर्षीय पौधे हैं। नेक्स्ट, पौधों के विभिन्न अंगों की संरचना एवं कार्य। पेड़ पौधों में जड़, तना, पत्तियां, पुष्प, अलग अलग अंग होते हैं इनके। ये मिलकर पूर्ण विकसित पादप को बनाते हैं। जैसे मनुष्य एक मैच्योर या फुली डेवलप्ड जो बेबी होता है, उसके सारे अंग अच्छे से डेवलप हुए होते हैं, हाथ भी होते हैं, पैर भी होते हैं। उसी तरह से एक जो पूर्ण विकसित पौधा होता है, उसमें जड़, तना, पत्तियां, पुष्प और फल, उन सभी का विकास हो चुका होता है। पौधे के जमीन के अंदर के भाग को जड़ तंत्र तथा जमीन के ऊपर के भाग को प्ररोह तंत्र कहते हैं। अब जड़ क्या है? जड़ पौधे द्वारा जमीन पर स्थित पौधे जड़ द्वारा जमीन पर स्थित होते हैं और ये एक मोटी जड़, मतलब जड़ क्या होती है? मोटी होती है। इसमें अनेक पतली शाखाएं निकली रहती हैं। जैसे आप देख रहे हैं, ये मोटी जड़ है जिसे हम प्राइमरी रूट कहेंगे या प्राथमिक जड़ कहेंगे, और जो इससे शाखाएं निकली होती हैं उन्हें द्वितीयक जड़ कहते हैं। घास में एक ही स्थान से अनेक शाखाएं वृक्षों के रूप में निकलती हैं। या अपस्थानिक जड़ें हैं। अतः जड़ें 2 प्रकार की होती हैं, मूसला जड़ और अपस्थानिक जड़। जड़ें 2 प्रकार की होती हैं, मूसला जड़ और अपस्थानिक जड़। नेक्स्ट, मूसला जड़ क्या है? मूसला जड़ में एक मुख्य मोटी जड़ होती है जिसे प्राथमिक जड़ कहते हैं। शायद ये वाली, जिसे प्राथमिक जड़ कहते हैं। और मुख्य जड़ से अनेक पतली शाखाएं निकलती हैं जिन्हें द्वितीयक जड़ें कहते हैं। ये जो अलग ये शाखाएं निकलनी, इन्हें हम क्या कहते हैं? द्वितीयक जड़ें कहते हैं। न निकलने वाली शाखाओं को तृतीयक जड़ें कहते हैं। मूसला जड़ जमीन में गहराई तक जाती है और मिट्टी में फैलकर पौधों को मजबूती से स्थिर रखती है। मूसला जड़ का काम क्या है कि जमीन में काफ़ी नीचे तक जाती है और पौधों को मजबूती प्रदान करती है। जैसे मटर, सेम आदि में मूसला जड़ पाई जाती है। अपस्थानिक जड़ें, गेहूँ, धान, मक्के आदि में अपस्थानिक जड़ें पाई जाती हैं। इसमें बीजों से निकलने वाले मूलांकुर की वृद्धि कुछ लंबाई के बाद रुक जाती है और तने के आधार से अनेक शाखाएं रेशों की भांति निकलती हैं। इन्हें अपस्थानिक जड़ें, एकड़ा या रेशेदार जड़ें कहते हैं। हाँ, इंग्लिश में आपने पढ़ा होगा एडवेंटिशियस रूट या फाइब्रस रूट। यहाँ पे उन्हीं की बात हो रही है। जड़ें पौधों को भूमि में स्थिर रखती हैं। जड़ों का ये काम है कि वो पौधों को भूमि में स्थिर रखती हैं। मूल उनकी सहायता से भूमि से जल तथा उसमें घुले खनिज लवणों को पेड़ के विभिन्न भागों तक पहुंचाती हैं अवशोषित करके। नेक्स्ट अब देखते हैं तना क्या है। तना पादप के प्ररोह का सबसे दृढ़ भाग होता है। इसे स्तंभ भी कहते हैं। प्रारंभ में तने कोमल होते हैं। ये पुराने होकर शाख, झाड़ी या वृक्ष का रूप धारण कर लेते हैं। तने में गांठ जैसी रचना को पर्वसंधि कहते हैं। ये जो यहाँ पे गांठ बनी होती है, कभी आपने गन्ना देखा होगा, पार्टीशन जहाँ पे ख़त्म होता है, गन्ने के छोटे छोटे पार्ट होते हैं, कॉलम्स बने होते हैं ऐसे ऐसे करके, तो इन्हें क्या कहते हैं? पर्वसंधि कहते हैं और इस भाग को पर्व कहते हैं। आगे देखते हैं, तने के गांठ जैसी रचना को पर्वसंधि कहते हैं। एक मिनट, ये पर्वसंधि है। निकटतम 2 पर्वसंधियों के बीच के स्थान को, मतलब ये दोनों पर्वसंधि हुई और जो ये बीच का स्थान है, ये बीच का स्थान जो है, इसे क्या बोलेंगे? पर्व बोलेंगे।
तो बीच के निकटतम दो पर्वों के बीच के स्थान को मैं फिर से निकटतम दो पर्व संधियों के बीच के स्थान को पर्व कहते हैं। दूब, घास, मक्का, बांस, गन्ना आदि पौधों में इसे स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है। पेड़ पौधों में पत्तियों तक पानी तथा खनिज लवण पहुंचाने की निश्चित व्यवस्था होती है। इनके तने में पतली पतली नलियां होती हैं। इनका संबंध जड़ों से होता है। तने के द्वारा जड़ों से पत्तियों तक जल का संवहन होता है। तना शाखाओं, पत्तियों, फूल, फल को विकसित होने के स्थान देता है। इन सबका आपस में संबंध स्थापित करता है। तने की शाखाओं पर पत्तियां इस प्रकार व्यवस्थित होती हैं कि प्रत्येक पत्ती को सूर्य का प्रकाश मिल सके, क्योंकि पौधे सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में ही अपने भोजन का निर्माण करते हैं बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। तना जल एवं खनिज पदार्थों के संवहन और भोजन स्थानांतरण का कार्य करता है। ये तने का काम है, वो जल एवं खनिज लवणों को पौधे के अलग अलग पार्ट में पहुंचाने का काम करता है, जो जड़ों द्वारा बना हुआ होता है। नेक्स्ट, पत्ती को देखते हैं। पत्तियां प्रायः हरे रंग की होती हैं, सबने देखा होगा। पत्ती का वह भाग जिससे पत्ती तने से लगी होती है उसे पर्णधार कहते हैं। इस वाले भाग को पर्णधार कहते हैं। पत्ती का चपटा भाग पर्णफलक, ये पूरा जो चपटा भाग है इसको क्या कहते हैं? पर्णफलक कहते हैं। पर्णफलक तथा पर्णाधार के बीच डंठल नुमा भाग को पर्णव्रंत कहते हैं। ये क्या है? पर्णव्रंत। पर्णफलक और पर्णधार और पर्णफलक के बीच के स्थान को पर्णव्रंत कहते हैं। सामान्यतः पत्तियों की ऊपरी सतह गहरे हरे रंग की और चिकनी होती है। गहरे हरे रंग द्वारा पत्तियां सौर ऊर्जा को अवशोषित करती हैं तथा चिकनी सतह से प्रकाश की अनावश्यक किरणों का परावर्तन करती हैं। क्योंकि चिकनी सतह पर प्रकाश की किरणों का अवशोषण नहीं होता है, चिकनी सतह उनको परावर्तित करती है, रिफ्लेक्शन हो जाता है। निचली सतह पर खुदरी और उभरी हुई शिराओं का जाल दिखाई देता है। शिराओं की उपस्थिति से पूरा पर्णफलक फैला रहता है। पर्णफलक इनकी उपस्थिति की मतलब शिराओं की उपस्थिति की वजह से फैला रहता है। शिराओं का जाल पत्तियों द्वारा बने भोजन को पौधे के तने तक पहुंचाने का कार्य करता है। पत्ती की सतहों पर अनेक छिद्र होते हैं, मतलब रंध्र होते हैं, जिन्हें स्टोमेटा कहते हैं। इन छिद्रों द्वारा पत्तियां श्वसन, वाष्पोत्सर्जन तथा प्रकाश संश्लेषण जैसे महत्वपूर्ण कार्य करती हैं। नेक्स्ट, पुष्प। पौधे पुष्प का सबसे आकर्षक और महत्वपूर्ण अंग पुष्प होता है। ये पौधों के तने तथा शाखाओं से लगे होते हैं। तने की शाखाओं पर स्थित कलिकाएं रूपांतरित होकर पुष्प बन जाती हैं। सामान्यतः पुष्प के 4 भाग होते हैं: बाह्यदल, दल, पुंकेसर और स्त्रीकेसर। इसमें आप देख भी पा रहे हैं, ये वाला भाग बाह्यदल है, ये वर्तिकाग्र है, ये दल है, मतलब पत्तियां जो हैं उसको दल बोला है इन्होंने। आगे, पुष्प पौधों का जनन अंग है। इम्पोर्टेंट, पुष्प पौधों का जनन अंग है। इसके द्वारा पौधे प्रजनन करते हैं, मतलब अपने वंश में वृद्धि करते हैं। निषेचन के पश्चात अंडाशय से फल विकसित होता है। फल में एक या अनेक बीज होते हैं। बीज अनुकूल परिस्थितियों में अंकुरित होकर नन्हे पौधे का निर्माण करते हैं। अब पौधे के विभिन्न भागों का रूपांतरण क्यों होता है, किस लिए होता है, इस चीज को देखते हैं। पौधों के अंग विशेष कार्य के अनुसार कई बार रूपांतरित हो जाते हैं। ये रूपांतरण होता है जड़ों में एवं तनों द्वारा भोजन को संग्रह करने में अथवा कमजोर तनों द्वारा आरोहण करने में। मतलब जड़ और तने अक्सर भोजन को, जो पत्तियां खाना बनाती हैं, जो अपना भोजन का निर्माण करती हैं फोटोसिंथेसिस के द्वारा, प्रकाश संश्लेषण के द्वारा, उस को स्टोर करने के लिए रूपांतरित होते हैं। या फिर जो ऐसे पौधे जिनके तने कमज़ोर हैं वो आरोहण करके रूपांतरण करते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, भोजन के लिए जड़ों का रूपांतरण।
ये सभी मूसला, यहाँ पे आपको कुछ फिगर आप देख रहे हैं जिसमें मूली, शलजम और गाजर, ये सब मोटी हैं। शलजम ये सब बहुत ज़्यादा मोटी है। ये सभी जड़ हैं, ये भी जड़ है, ये भी जड़ है, ये भी जड़ है। इन जड़ों का, ये जड़ें फूल करके मोटी हो गई क्योंकि जो पत्तियों के द्वारा बना हुआ भोजन था वो स्टोर करने के लिए जड़ों को मोटा होना पड़ा। आइए देखते हैं, ये सभी मूसला जड़ों की प्राथमिक जड़ के रूपांतरण हैं। इन जड़ों के आकार को ध्यान से देखें। गाजर की जड़ें ऊपर की ओर मोटी तथा नीचे की ओर क्रमशः पतली होती हैं। इस रूप को शंकुरूप कहते हैं। ये जो रूप मतलब शेप है इनका याद रखिएगा। गाजर का जो शेप होता है वो शंकुरूप होता है। ये मूली की जड़ ऊपर की ओर तथा नीचे दोनों ही ओर पतली हो जाती है, इसे तुर्करूप कहते हैं। ये यहाँ से पतली है और यहाँ से पतली है, इसे तुर्करूप कहते हैं। तो शलजम की जड़ें घड़े जैसी होती हैं, उन्हें कुंभी रूप कहते हैं। इसी प्रकार डहेलिया और शकरकंद की जड़ें भी फूल करके मोटी हो जाती हैं। नेक्स्ट, और डहेलिया, ये सब प्राथमिक जड़ों के उदाहरण हैं। सॉरी, हाँ, मूसला जड़ों की प्राथमिक जड़ के रूपांतरण हैं। जो मूली और शलजम और गाजर फूल करके मोटे होते हैं, ये मूसला जड़ की प्राथमिक जड़ के रूपांतरण हैं। लेकिन डहेलिया और शकरकंद की जो जड़ें होती हैं वो अपस्थानिक जड़ें होती हैं। उनकी जड़ें जो हैं वो अपस्थानिक होती हैं। मूली, शलजम, गाजर, शकरकंद आदि की जड़ों को हम खाते हैं। इनकी पत्तियों द्वारा बना भोजन इनमें इकट्ठा होता है। पौधे स्वयं भी प्रतिकूल परिस्थितियों में उस संचित भोजन का उपयोग करते हैं। भोजन संग्रह के लिए तनों का रूपांतरण, अभी हमने जड़ का रूपांतरण पढ़ लिया। अब तने किस तरह से रूपांतरित होते हैं, इसके जो उदाहरण हैं, आलू एक तना है, भूमिगत तना है। अदरक भूमिगत तना है। अरबी भी भूमिगत तना है। मतलब ये तने जो हैं वो रूपांतरित हो जाते हैं भोजन को संग्रहण करने के लिए। भोजन एकत्रीकरण के कारण आलू के भूमिगत तने के सिरे फूल जाते हैं। ये भूमिगत तने के सिरे फूल जाते हैं, इसे स्तंभकंद कहते हैं। इसी प्रकार अदरक, अरबी में भी भोजन एकत्रित होता है। ये सभी भूमिगत तनों के रूपांतरण हैं। नेक्स्ट, तने को सहारा देने के लिए रूपांतरण। मक्का, गन्ना, बरगद, केवड़ा, बांस आदि की जड़ें विशेष रूप से मजबूत तथा मोटी होकर तने को सहारा देती हैं। आपने देखा होगा गन्ने की जड़ें में गन्ने से जड़ें निकली हैं। ये देखिए, ये पेड़ को और मजबूती से जमीन में गाड़ के रखती हैं, उन्हें सहारा देने का काम करती हैं। इन्हें सहारा देने का काम करती हैं। नेक्स्ट, आरोहण के लिए रूपांतरण। सभी पौधों के तने मजबूत नहीं होते, कुछ पौधे कमजोर तने वाले होते हैं, जैसे कद्दू, तुरई, लौकी। आपने देखा होगा ये किसी दूसरे पौधे का या किसी मतलब किसी दूसरे पेड़ का या किसी दीवार का या किसी का भी सहारा लेकर के ही बड़े होते हैं या फिर ज़मीन पे फैलते हैं। और जो इनसे ये निकलती होती हैं, ये जगह जगह अब खुद को बांध के रखती हैं। आगे देखते हैं, जैसे कद्दू, तुरई, लौकी आदि अपनी उसको लाइन छोड़िए, कमज़ोर तने से पतली पतली धागे नुमा रचनाएं निकलती हैं, इन्हें प्रतान कहते हैं। इन्हीं को क्या कहते हैं? प्रतान कहते हैं। ये इसमें निकली हैं, तुरई में निकली होती हैं। ये आधार के चारों ओर लिपटकर आरोहण में सहायता करती हैं। इसी तरह से अंगूर में भी होती हैं, एग्जाम्पल दिया है।